Welcome and welcome back to my YouTube channel Arshika Commerce Classes. This is the chapter 2 of Business Studies for class 11th Forms of Business Organization. ये चैप्टर हम पढ़ने के बाद क्या-क्या समझ पाएंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। यहाँ हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के और हर फॉर्म के कुछ फीचर्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। हम अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स को डिस्टिंग्विश भी कर पाएंगे कि कैसे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से डिफरेंट माना गया है और हमें अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेट करने के टाइम पे जब हम चूज कर रहे होते हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमने ध्यान में रखना है उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस क्या है। बिजनेस मैं बता चुकी हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, एक ऑक्यूपेशन है जहाँ पे कोई एक ह्यूमन बीइंग या फिर ग्रुप ऑफ पीपल वो लोग रेगुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करने में, प्रोडक्शन करने में, सेल करने में गुड्स एंड सर्विसेज की, और उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना, ताकि बिजनेस लंबे टाइम तक चले और फ्लोरिश करे। ये एक्टिविटीज़ को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया जाता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सभी हैं जिसमें हम प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, यू डू थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर अफेक्शन, जैसे कि हमारी एनजीओज आ जाती है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे सेल्स होते हैं और एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर मनी। आप रेगुलरली बेसिस पर डील कर रहे हैं, यू आर अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब ये नहीं कि सामान खरीदा और वापस कर दिया। इन बिजनेस रिटर्न का मतलब है आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है आपको उस पर कितना रिटर्न आप कमा पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क का एलिमेंट हमेशा रहता है। नाउ व्हाई चूज अ फॉर्म? आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसका फॉर्म चूज क्यों करना है, ये सबसे क्रूशियल डिसीजन है। जब आप राइट बिजनेस स्ट्रक्चर को अच्छे से चॉइस कर लेते हैं, हर चीज़ को एसेस करने के बाद, तो वो आपके वेंचर को आगे फ्लरिश करने में, एक्सपेंड करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। उसके कुछ इम्पैक्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि लाइबिलिटी क्या रहेगी, आप कितनी लाइबिलिटी ले सकते हैं, आपके पास कैपिटल कितनी है लगाने के लिए, कितना आपके पास कंट्रोल रहेगा, या आप उस कंट्रोल को सोली लेंगे या फिर आप पार्टनरशिप के थ्रू लोगों में बांट देंगे। उसकी कंटिन्यूटी और मैनेजमेंट के लिए भी आपको चूज करना है कि आपको किस तरह का, व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस आप ऑप्ट करने वाले हैं। बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट मतलब आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो भी हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट, आप उसमें कैसे एक बैलेंस ला सकते हैं। तो इसीलिए भी हमें अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना है वाइजली। Forms of business organization, there are basically 5 forms: sole proprietorship, joint into family business, partnership, cooperative societies and joint stock company. आगे चैप्टर में हम इन सब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में दो वर्ड्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, सोल एंड प्रोप्राइटर। सोल का मतलब है ओनली एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो सिर्फ एक ओनर है जो इस बिजनेस को रन करने जा रहा है। वो बिजनेस कौन से हो सकते हैं? हमारे नेबरहुड में जो छोटी छोटी रिटेल शॉप्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सैलून, लोकल स्टेशनरी स्टोर, से कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें सोल प्रोप्राइटरशिप वाले फॉर्म के थ्रू रन किया जा सकता है। डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कुछ जो एग्जाम में बहुत काम आती है। अगर आप राइटर की ही डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिख कर आते हैं तो उसमें आपको अच्छी मार्किंग हो जाती है। तो हम सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल who receives all profits and bears all risk। जैसा कि मैंने बताया कि ओनली ओनर,
तो मतलब एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है, वही उसको ओन करेगा बिजनेस को, मैनेजमेंट भी वही देखेगा, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, तो ही इज़ अ सिंगल इंडिविजुअल जो सारे प्रॉफिट्स भी खुद रिसीव करेगा और उसको सारे रिस्क भी उठाने पड़ेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी हैं, एक जे.एल. हैंसन की है और एक एल.एच. हैने की है। Sole trader is a type of business unit where a person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of business. वर्ड टू वर्ड याद कर लेंगे, वर्ड टू वर्ड रट लेंगे और आप इसको एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड एल.एच. हैने की है, द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन at the head of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operations, and who alone runs the risk of failure. So here I have given features of sole proprietorship. जैसे कि first हम देख लेते हैं easy to dissolve. आप डिजॉल्व इसको इजीली कर सकते हैं बिकॉज देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट, देयर आर नो लॉ एंड ऑर्डर्स इन योर कंपनी। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ लीगल एटिकेट। आपको ऐसा नहीं है कोई कोड ऑफ कंडक्ट है कि इतने ही बजे आपको ऑफिस में आना है या ये आपका लंच टाइम है। यू आर द ओनर, यू आर द वर्कर, यू आर एम्प्लॉयड इन योर ओन बिजनेस, सो ऑल डिसीजंस आर योर्स। लाइबिलिटीज आपकी ही है सारी। प्रॉफिट एंड रिस्क, जो भी प्रॉफिट है वो सब आपका है, रिस्क है वो भी आपका ही है। नो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है बिकॉज यू आर द CEO, यू आर द मैनेजर, यू आर एवरीथिंग इन सोल प्रोप्राइटरशिप। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बनी रहती है क्योंकि आप रेगुलर ऑपरेशंस कर रहे हैं, आपके किसी के साथ क्लैशेस भी नहीं होंगे तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आप हैं जिसको सारे डिसीजंस लेने हैं, सोल प्रोप्राइटर को ही सारे डिसीजंस लेने हैं, उसी को आगे के सारा मैनेजमेंट देखना है, जो भी डिसीजंस होंगे वो अपने हेड में रखता है, इसमें वो किसी के साथ शेयर नहीं करता लीगली। एंड टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स में आ जाता है हमारे, इसमें हमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। सो दिस इज द सोल प्रोप्राइटरशिप। अब क्योंकि हर फॉर्म के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इजी मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज में रिक्वायर्ड लाइसेंस, मतलब आप इसका फॉर्मेशन और क्लोजर के टाइम पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। ये नहीं कि आज दिन में आया दिमाग में कि चलो चलो एक जनरल स्टोर खोल लेते हैं और कल खोल लिया, नो, you have to require a license for your business operations in sole proprietorship. अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ है हर किसी की, आपकी जो पर्सनल एसेट्स है उनको भी यूज़ करना पड़ सकता है कभी कभी, बिजनेस के जो डेट्स हैं, लोन्स हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको रीपे करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, इफ़ अ ड्राई क्लीनर्स डेट्स आर 80,000, उसके 80,000 रुपये के उसके ऊपर डेट्स है, उसका लोन है या कुछ भी है, लेकिन उसकी जो एसेट्स है वो तो सिर्फ 60,000 है, तब क्या करना होगा? द प्रोप्राइटर मस्ट पे द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 20,000 फ्रॉम हिज पर्सनल फंड्स एंड सेविंग्स। तो ये एक बड़ा लिमिटेशन आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, दैट बिकॉज यू आर द ओनर and you have unlimited liabilities, you cannot divide your liabilities with somebody else in sole proprietorship. Sole risk bearer and profit recipient, तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात इसलिए है क्योंकि वो ही सोल रिस्क बियरर है, मतलब जितने भी रिस्क है वो उसको खुद ही उठाने हैं। प्रोप्राइटर बियर्स ऑल रिस्क एंड एंजॉयज ऑल प्रॉफिट्स, उसी को सारे रिस्क उठाने हैं, अपने सर पे बोझ लेना है रिस्क का, और प्रॉफिट्स वो उठाएगा ही, सारे मज़े लेगा, उनके एंजॉय करेगा, तो ये एक एडवांटेज है। कंट्रोल एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उसी का है, उसकी कोई सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी नहीं है। बिजनेस मतलब बिजनेस एंड ओनर आर कंसिडर वन, कोई वो सेपरेट नहीं है, वो ही है जो है। तो बिजनेस और ओनर की कोई अलग अलग इन द आइज ऑफ लॉ इफ वी टॉक precisely, so business and owner are considered one. Lack of business continuity directly affected by the owner's death, अगर ओनर को कल कुछ हो जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में तो उसका बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी पे बहुत बहुत बड़ा अफेक्ट आएगा।
या उसको जेल हो गई या फिर कुछ भी उसके साथ मिसहैप हो जाती है, तो उसका बिजनेस जो है वो बंद होने के चांसेस है। So here are the merits or you can say advantages of sole proprietorship. Quick decision making, जल्दी ही वो डिसीजन ले लेता है क्योंकि उसको किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट सीक्रेट, अगर वो चाहे तो वो चाहे क्या वो किसी ऑफिशियली वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो उसके जो भी सीक्रेट्स हैं या उसके जो फ्यूचर में डिसीजंस या स्ट्रेटजीज रहेंगी वो कॉन्फिडेंशियल रख सकता है। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड प्रॉफिट, जितना वो एफर्ट डालेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपना जनरल स्टोर या अपना मेडिकल स्टोर जो भी है उसका सोल प्रोप्राइटर में, तो अगर वो पूरे दिन खोल के रखेगा तो उसकी ज़्यादा अच्छी सेल होगी, अगर वो जल्दी बंद कर देगा तो कम सेल होगी। सो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, जितना अच्छा एफर्ट्स डालेगा उतने अच्छे रिवॉर्ड्स या प्रॉफिट्स वो अर्न करेगा। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, उसको पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा क्योंकि वो ही मेहनत कर रहा है और वो ही कमा रहा है। ही डजंट हैव टू शेयर हिज प्रॉफिट्स and his rewards with anybody else. Ease of formation and closure. Simple legal process. तो ये इसको हम लिमिटेशन में भी रखा है हमने और इसको हमने मेरिट्स में भी रखा है. So that's it about the merits. Let's move to the next topic, which is sole proprietorship के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या दे दिया है हमने। यहाँ पे कोका कोला को चूज किया है। सो कोका कोला के बारे में जान लेते हैं, हिस्ट्री क्या है कोका कोला की। डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बरटन, 1886 की बात है, एक लोकल फार्मासिस्ट हुआ करते थे डॉक्टर जॉन। उन्होंने एक सिरप बनाया कोका कोला, पहले उसका नाम उन्होंने कोका कोला नहीं रखा था, उन्होंने एक सिरप बनाया था और उन्होंने उसको जैकब्स की फार्मेसी में बेचना शुरू किया। एसर जी कैंडलर 1988 से 1891 के बीच की बात है, ग्रेजुअली एक्वायर्ड कंप्लीट कंट्रोल फ्रॉम डॉक्टर पेम्बरटन। उन्होंने डॉक्टर जॉन से, डॉक्टर पेम्बरटन एक ही नाम है उनका, उनसे उसका कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। अर्ली ऑपरेशंस began as a sole proprietorship demonstrating how a small venture can grow। तो क्योंकि उन्होंने उसका ऑपरेशन बहुत जल्दी उसको सिरप बनाया, उन्होंने उन्होंने जनरली जैसे होता है आज भी हम देखें तो कुछ लोग हैं जो घर में ही कोई हेयर ऑयल बना देते हैं जड़ी बूटी डाल के एंड ऑल दैट, और फिर उसको वो लोग खुद ही बेचने लग जाते हैं अपने ऊपर यूज़ करने के बाद। तो यही डॉक्टर जॉन ने किया था, उन्होंने एक सिरप बनाया था और उन्होंने फार्मेसी में बेचना शुरू किया। ऐसे जी कैंडलर ने 1888 से लेकर 1891 के बीच में उन्होंने धीरे धीरे डॉक्टर पेम्बरटन का जितना भी कंट्रोल था वो उन्होंने एक्वायर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर दी। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे एक स्मॉल वेंचर बढ़ाया जा सकता है। एंड लेटर मिस्टर कैंडलर फॉर्म द कोका कोला कोऑपरेशन इन 1892। सो दिस इज द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कि कैसे किसी ने बनाया सिरप। ये तो आ जाता है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट की बात, बट हाँ अगर हम ब्रॉडली देखें तो एक सिरप बनाया गया, उसको किसी ने और उसमें मॉडिफिकेशंस करी, उसको उन्होंने उसमें थोड़ी मेहनत दिखाई, अपनी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया और फिर उन्होंने कोका कोला को इन्वेंट कर दिया। सो हियर इट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, HUF। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस ओन एंड कैरी, बिजनेस वो सारे ही बिजनेस जिनको ओनर्स भी और जिनको कैरी भी करते हैं कौन, मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स जिस बिजनेस को चलाते हैं, रन करते हैं और ओन करते हैं उसे कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस इट इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ और ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। मेंबरशिप देख ले तो बाय बर्थ इन द फैमिली, आप एक फैमिली में बाय बर्थ है, और जो भी 3 पीढ़ियाँ होती हैं, 3 सक्सेसिव जनरेशंस, वो लोग इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के मेंबर्स हो सकते हैं। इसका कर्ता कौन है, कर्ता को कहा जाता है द हेड। सो द एल्डेस्ट मेंबर मेल और फीमेल आफ्टर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 हु कंट्रोल्स द बिजनेस। कर्ता कौन है, वो है जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, और वो कौन करेगा, द एल्डेस्ट मेंबर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और मेल और फीमेल की बात भी कब आई है, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट आया है 2005 में, उसके बाद से हो गया है द एल्डेस्ट मेंबर मेल और फीमेल।
Co-partners, जो all the members with equal ownership rights over ancestral property, वो सभी मेंबर्स जिनके पास इक्वल ओनरशिप राइट्स हैं उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे, वो सभी इसमें को पार्टनर्स होते हैं. जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली अ रियलिटी. हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से देख लिया जाए तो द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली शैल बाय बर्थ बिकम अ को पार्टनर. जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली के को पार्टनर होते हैं उनकी बेटियां जन्म से ही को पार्टनर बन जाती हैं. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सच अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द co-partner property shall be equally divided to all the co-partners irrespective of their gender. जब कभी भी ऐसी टाइम आता है जब हमें जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस को पार्टीशन करना होता है, तो उस दौरान क्या होता है, सारे ही राइट्स, सभी प्रॉपर्टी इक्वली बांट दी जाती है सारे को पार्टनर्स में, ये देखे बिना कि वो लड़की है या लड़का, वो मेल है या फीमेल. और जो एल्डेस्ट मेंबर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जॉइंट हिंदू फैमिली का, वही कर्ता बन जाता है. मैरिड डॉटर हैज़ इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली. और जो मैरिड डॉटर्स होती हैं उनका पूरा पूरा अधिकार है अपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की प्रॉपर्टी के ऊपर. फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के. सो फॉर्मेशन, एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, नो एग्रीमेंट नीडेड. कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इसके अंदर आपको किसी भी लीगल एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है. लाइबिलिटी, कर्ता, जो करता है द हेड, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, और जो को पार्टनर्स है या अदर मेंबर्स हैं लिमिटेड टू देयर शेयर इन द को पार्टनरी प्रॉपर्टी, तो उनकी जो को पार्टनरी प्रॉपर्टी होती है उसी का उनके पास लिमिटेड शेयर है. कंट्रोल, सारा कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है और डिसीजंस भी वही लेते हैं. कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द कर्ता's डेथ. नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स ओवर. कंटिन्यूटी बनी रहती है. वो कैसे बनी रहती है, अगर कर्ता जो हेड है उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कमान संभालता है. माइनर मेंबर्स कैन बी मेंबर्स बाय बर्थ. तो माइनर मेंबर्स भी है इसमें. वो कौन है, जो बाय बर्थ है, जो अभी छोटे छोटे हैं बच्चे फैमिली के, उनको माइनर मेंबर्स कहा जाता है. नाउ देयर आर सर्टेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सबसे पहली मेरिट है अफेक्टिव कंट्रोल, करताज एब्सोल्यूट पावर अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स. क्योंकि सारा डिसीजन भी करता ही लेंगे तो उन्हें तो बस डिसीजन सुना देना है, तो उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे. उन्होंने जो सुना दिया वही मेरा वचन है, मेरा शासन. एंड सेकेंड इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस स्टेबल नॉट अफेक्टेड बाय कर्तास डेथ. तो कंटिन्यूटी है, जो फीचर भी था एक, कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, एग्जिस्टेंस रहेगा बिजनेस का चाहे कर्ता की डेथ हो जाए. क्यों, क्योंकि जो कर्ता के बाद एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कमान संभालेगा, वो बन जाएगा कर्ता. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता, क्योंकि कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है लेकिन बाकी जो को पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है टू देयर को पार्टनरी प्रॉपर्टी एंड राइट्स. इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. अब क्योंकि एक फैमिली ही है जो बिजनेस को रन कर रही है, इससे लोगों में लॉयल्टी, यूनिटी बनी रहती है, उनमें प्यार बना रहता है, वो लॉयल रहते हैं एक दूसरे के लिए, और उनका कोऑपरेशन भी अच्छा बना रहता है. Demerits or limitations of joint Hindu family business. Limited resources depends on ancestral property and limiting expansion. तो limited resources है क्योंकि जब फॉर्मेशन होता है, हमने पढ़ा था फीचर में कि फॉर्मेशन कब होगा, जब 2 लोग होंगे मिनिमम एक ही फैमिली के और उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी. तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जितना एंसेस्टर्स छोड़ के जाएंगे उतनी ही उनके पास प्रॉपर्टी है, तो वो एक्सपेंड नहीं कर सकते. सो दिस इज वन लिमिटेशन दैट दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता. कर्ता जो कि हेड है उनके पास बहुत, उनके ऊपर बहुत बोझ है. हाई पर्सनल रिस्क फॉर द कर्ता. कर्ता के ऊपर एक पर्सनल रिस्क है, वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते अपनी लाइबिलिटीज़ को, उन्हीं को उन्हें पूरा करना है. सो दिस इज द लिमिटेशन फॉर कर्ता दैट ही हैज़ और दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. डोमिनेंस ऑफ कर्ता.
कि उन्होंने जो बोल दिया वही है, मेरा वचन मेरा शासन। सो इसमें बाकी लोग बहुत लेफ्ट आउट फील करेंगे। सो डोमिनेंस ऑफ कर्ता, दिस इज अ लिमिटेशन। इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स इफ डिसीजंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर्स, कि कर्ता ने कोई डिसीजन सुना दिया है और उनको पार्टनर्स को नहीं पसंद आया, तो इससे झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावनाएं हैं। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, कर्ता may not be an expert in all areas, so इनके पास मैनेजरियल स्किल्स की बहुत तंगी है, लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कर्ता के पास एक्सपर्टीज ना हो हर एरिया में। सो दिस इज अबाउट द लिमिटेशंस। नाउ देयर इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है कि द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। ये डेफिनेशन अगर अच्छे से वर्ड टू वर्ड याद करके आप एग्जाम में लिख के आए तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों के बीच में रिलेशनशिप है जो ये एग्री करते हैं कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो लोग शेयर करेंगे। बिजनेस को कौन चलाएगा, चाहे वो बिजनेस को सभी लोग चलाए या कोई एक चलाए। Addresses limitations of sole proprietorship, capital varied skills and risk sharing. So, a business is structure where two or more individuals agree to own and operate a business together। एक बिजनेस स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग हैं जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए एग्री करते हैं। शेयरिंग इन इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो भी उससे प्रॉफिट या लॉसेस होंगे वो लोग उसको इक्वली शेयर करेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हमें यहाँ पे भी दो ऑथर्स, एक ऑथर की हमें डेफिनेशन दे दी गई है और एक डेफिनेशन में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से दी गई है। सो एल आने के बारे में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स competent to make contracts who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन which subsists between persons who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profits therefrom between them। So पार्टनरशिप में कुछ नहीं है बहुत खास, बस ये है, आपको एक बेसिक चीज़ जान लेनी है कि पार्टनरशिप में दो लोग या दो से ज़्यादा का एक रिलेशन है जो ये एग्री करते हैं कि हम एक बिजनेस को सेट करेंगे, उसके जितने भी हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे हम इक्वली उसको शेयर करेंगे। और हो सकता है कि सभी लोग उसमें हिस्सा लें और हो सकता है कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स हो, कुछ एक्टिव पार्टनर्स हो। कुछ फीचर्स जान लेते हैं पार्टनरशिप के। सबसे पहले फॉर्मेशन, इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट, ओरल और रिटन। एक लीगल एग्रीमेंट के द्वारा ही इसको गवर्न किया जाता है। तो फॉर्मेशन कैसे हुई हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। लायबिलिटी, अनलिमिटेड एंड जॉइंट एंड सेवरल फॉर ऑल पार्टनर्स। लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, जॉइंट या फिर सेवरल है हर पार्टनर के लिए। रिस्क बियरिंग, शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमने इक्वल ही पार्टनरशिप की हो सकता है किसी को ज़्यादा शेयर्स दे दिए किसी को कम, तो वो परसेंटेज पे डिसाइड होगा कि किसकी कितनी लायबिलिटी होगी, किसको कितना रिस्क उठाना है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, शेयर्ड अमंग पार्टनर्स जनरली बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल कैसे चलता है इनका? इट इज़ शेयर्ड अमंग पार्टनर्स। डिसीजन मेकिंग जो है हर पार्टनर सारी मीटिंग बैठती है एंड देन दे मेक और कंक्लूड to some decision generally by mutual consent। Continuity, lack of continuity affected by death, retirement etc। So continuity की थोड़ा सा यहाँ पे lack कर जाता है पार्टनरशिप में, because death, retirement या फिर कोई भी मिस हैपनिंग है तो वो बहुत अफेक्ट डाल देती है इस पे, तब तक जब तक कब की कोई न्यू एग्रीमेंट ना हो जाए। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ये मैक्सिमम 50 भी कंपनीज रूल के हिसाब से ही बताया गया है। मिनिमम 2 तो चाहिए ही, कोई एक अकेला करेगा तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट binds others
एंड अ प्रिंसिपल कैन बी बाउंड बाय अदर्स। तो म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर कोई पार्टनर इज बोथ, वो दोनों ही है, वो एजेंट भी है, वो प्रिंसिपल भी है, क्योंकि वो और लोगों को भी बांधता है और लोगों से बंधता भी है। पार्टनरशिप के कुछ फायदे, मेरिट्स या एडवांटेजेस। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सिंपल एग्रीमेंट होता है, कोई रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वहाँ पे हमें बताया गया है कि ओरल या फिर रिटन एग्रीमेंट होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप को फॉर्म करना या क्लोज करना बहुत ईजी है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, एक्सपर्टाइज बेस्ड डिविजन्स ऑफ फंक्शन। बैलेंस डिसीजन मेकिंग इनकी कैसे होती है कि जिसकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ होती है उसको उसी का डिसीजन लेने के लिए बोल दिया जाता है। कि सपोज़ किसी को टेक्निकल नॉलेज अच्छी है तो टेक्नीशियन वाले जो भी डिसीजंस होंगे वो उसके ऊपर छोड़ दिए जाएंगे, ऑल दो दे विल डिस्कस, बट कंक्लूजन वही लेगा। मोर फंड्स, कंबाइंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मल्टीपल पार्टनर्स, इनके पास फंड्स अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि दो, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग आएंगे अपनी अपनी शेयर ऑफ कैपिटल लेके, तो वो जब कंबाइन किया जाएगा तो इन पे फंड्स अच्छे मिल जाते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क रिड्यूसेस इंडिविजुअल बर्डन, ये अच्छा, इसका एडवांटेज में भी आएगा ये कि रिस्क या बर्डन किसी एक के ऊपर नहीं है, वो बटा हुआ है जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें। सो शेयरिंग ऑफ रिस्क। नेक्स्ट, सीक्रेसी, नो लीगल रिक्वायरमेंट टू पब्लिश अकाउंट्स, इनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना ही है, तो नो लीगल रिक्वायरमेंट टू पब्लिश अकाउंट्स, इसीलिए इनकी सीक्रेसी बनी रहती है। पार्टनरशिप लिमिटेशंस, सो फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, वो कैसे है कि उनके जो पर्सनल एसेट्स है, कभी सम एडवर्स कंडीशंस में उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ करना पड़ सकता है अपने डेट्स को रिपे करने के लिए। सेकेंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे हैं? अभी तो हमने मैरिट्स में पढ़ा था कि जितने पार्टनर्स आते हैं उतनी ही कैपिटल अच्छी आती है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ समझ लेते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब यहाँ ये है, रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स लिमिट कैपिटल, मतलब आप रेज नहीं कर सकते, जो कैपिटल आपके पार्टनर्स लाए हैं वही आपको यूज़ करना है। यू आर नॉट अलाउड एंड यू आर नॉट एबल टू रेज फ्रॉम द मार्केट। सो हेयर लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब यही है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस ओपिनियन, मतलब ओपिनियन में जो डिफरेंस होते हैं या फिर बाइंडिंग डिसीजंस कुछ ले लेते हैं तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी हमने देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वहाँ पे भी ज़्यादा आशंका होती है, और यहाँ भी होती है कि अगर डिसीजन मेकिंग के दौरान आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाए या दो या तीन लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इनस्टेबिलिटी ड्यू टू पार्टनर चेंजेस, पार्टनर चेंज हुआ उससे इंस्टेबल होगा, बिजनेस इंस्टेबल होगा तो कॉन्टिन्यूटी में भी प्रॉब्लम आती है। सो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एंड लास्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि दे आर नॉट, इनको कहा ही नहीं गया है, इनका कोई इनके लॉ में भी नहीं है कि आपको अपनी पब्लिक जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उनको पब्लिक करना है। जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उनको आपको कहीं पे पब्लिश करना है, तो वो तो इनके पास ऐसा कुछ है नहीं, सो इसीलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस इनको जल्दी नहीं मिल पाता है। Here I have summarized types of partners under partnership. तो मैंने यहाँ पे 6 टाइप्स दिए हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, बाय, एस्टेपल, बाय होल्डिंग आउट, और कुछ हमने 5 बेसिस दे दिए हैं, जैसे कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम एक्टिव पार्टनर का समझ लेते हैं। एक्टिव पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी होता है, इनकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, एंड दे एक्टिवली इन्वॉल्व इन बिजनेस। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस में इनका शेयर है, इनकी भी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है, लेकिन ये डे टू डे ऑपरेशंस पे पार्टिसिपेट नहीं करते। सीक्रेट पार्टनर्स कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन मैनेजमेंट में सीक्रेटली पार्टिसिपेट करते हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस पे शेयर होता है, लाइबिलिटी इनकी भी अनलिमिटेड है, बट एसोसिएशन विद फर्म अननोन टू पब्लिक, दे आर एसोसिएट है ये फर्म से
लेकिन पब्लिक ये नहीं जानती बिकॉज दे आर सीक्रेट पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स, ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करते, इनका मैनेजमेंट में भी कोई रोल नहीं है एंड इनका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई शेयर नहीं होता, लेकिन लाइबिलिटी इनकी भी ज़्यादा है, लैंड्स नेम टू द फर्म। बाय एस्टोपल, इनका भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इनका कोई शेयर नहीं है, लाइबिलिटी इनकी भी ज़्यादा नहीं है, बट व्हाट इज़ द की फीचर, एक्ट्स एंड बिहेव एज अ पार्टनर। ये एक इम्प्लाइड इनका फीचर है दैट दे एक्ट और बिहेव एज अ पार्टनर। बाय होल्डिंग आउट, they doesn't contribute in capital, no participation in management, no share in profit and loss, but liabilities इनकी भी unlimited है, knowingly allow self to represented. Now minor as a partner can be admitted only to benefits, limited liability, not for losses, and cannot be actively managed. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ लेते हैं, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। पार्टनरशिप जो कि ड्यूरेशन पे बेस होती है, उसके टू टाइप्स हमें दे दिए गए हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या है, वो तभी तक चलती है पार्टनरशिप जब तक पार्टनर्स का मन करे और उसको नोटिस पे टर्मिनेट कर दिया जाता है। सो पार्टनरशिप एट विल कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज पार्टनर्स डिजायर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जब किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक टाइम पे ही एक टाइम के लिए ही पार्टनरशिप में आते हैं तो उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड टाइम, और ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। नाउ पार्टनरशिप टाइप बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या है, अनलिमिटेड और जॉइंट लाइबिलिटीज है। पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो मैनेजमेंट में सारी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एकदम ऑप्शनल होता है। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है, किसी एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, लेकिन जो बाकी के पार्टनर हैं दे कैन एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटीज़। रजिस्ट्रेशन यहाँ कंपल्सरी होता है बिकॉज ओनली वन इज गोइंग टू बियर ऑल द रिस्क एंड अदर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया गया है एंड ऑल्सो इन 1991 उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड हम वर्ड से ही थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा या कोई एग्रीमेंट हो सकता है। तो बेसिकली येस, अ रिटन एग्रीमेंट जो ये स्पेसिफाई करता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म की क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगी, उसके जितने भी बेसिक नॉलेज है, उसका जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इस पार्टनरशिप डीड में आती है। सो अ रिटन एग्रीमेंट स्पेसिफाइंग टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे कि नेम, नेचर, लोकेशन, ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, ड्यूटीज, सैलरीज, एडमिशन, रिटायरमेंट, इंटरेस्ट, डिसोल्यूशन प्रोसीजर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, ये सब ही कुछ सारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस जब रिटन फॉर्म में होते हैं उस रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप में आने के लिए इज टोटली ऑप्शनल, लेकिन उसको एडवाइस किया गया है ताकि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड किया जा सके। सो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल बट एडवाइजेबल टू अवॉइड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कैनॉट सू फर्म, पार्टनर्स और थर्ड पार्टीज। यहाँ पे हमने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया है पार्टनरशिप का, विच इज़ पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी क्या है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। ये एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क है। वो किसके लिए जाना जाता है, टैक्स, एडवाइजरी सर्विसेज, ऑडिट और एश्योरेंस वगैरह के लिए ये फर्म काम करती है। इट्स वन ऑफ द बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स ग्लोबली, जो ग्लोबल की हमारी एमएनसीज में आती हैं, जो बिग फोर फर्म्स जैसे कि आपकी डिलॉइट हो गई, ईवाई है, इस तरह की और दो, तो उनमें पीडब्ल्यूसी का नाम है। सो पीडब्ल्यूसी क्या है, एक इट्स अ मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1998 बाय द मर्ज ऑफ प्राइस वाटर एंड कूपर्स एंड लाइब्रेंड। इसकी हिस्ट्रिकल रूट्स क्या है, तो सैमुअल लोवेल जो थे, सैमुअल लोवेल प्राइस, इन्होंने ही सेटअप हिज अकाउंटिंग बिजनेस। उन्होंने अपना 1850 में लंदन में अपना अकाउंटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था और लेटर ऑन उसमें उन्होंने पार्टनर्स को ज्वाइन करवाया। इसकी ग्रोथ एज द फर्म ग्रो, जब जब इनकी फर्म जैसे जैसे ग्रो हुई है,
क्वालिफाइड स्टाफ वर एडमिटेड टू पार्टनरशिप। अब पढ़े लिखे जिनको नॉलेज थी उन लोगों को पार्टनरशिप में ले आया गया। Now demonstrates the evolution and scale achievable by partnership firm even prior to their modern corporate structures। तो क्या है कि किसी एक ने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया था, धीरे धीरे उन्होंने मर्ज किया और उसके बाद उन्होंने उसमें पार्टनर्स को धीरे धीरे लेना शुरू किया। So PwC is a good example that you also can write in your exams. Now another form that is cooperative society। कोऑपरेटिव वर्ड से ही कुछ समझ आ रहा है कि मिलजुल के काम करना या मिलजुल के कोई बिजनेस को स्टार्ट करना। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जस्ट लाइक दैट। कोऑपरेटिव मतलब वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना फॉर अ कॉमन पर्पस, कि उनका पर्पस भी एक ही होता है। डेफिनेशन हमें दे दी है, अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन से क्या मतलब है कि आपके ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही है या आप ज्वाइन नहीं कर सकते। नो, वॉलंटरी एसोसिएशन है जब आपकी मर्जी हो आप इसको ज्वाइन कीजिए, और जब आपकी मर्जी है तब आप नोटिस दे के उसको वहाँ से हट सकते हैं। ज्वाइनिंग टुगेदर कि एक साथ काम करना विद अ मोटिव ऑफ मेंबर्स वेलफेयर। और इनका मोटिव क्या होता है? जो इनके कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनका वेलफेयर। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज a voluntary association of persons joining together with the motive of members welfare। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये अपने लोगों के एक्सप्लॉयटेशन होने से उनको बचा सके। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो they have to register their cooperative society। जब तक वो रजिस्टर नहीं होगी उसको माना ही नहीं जाएगा। सो द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। अब कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। वॉलंटरी मेंबरशिप, जैसे कि मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में it is open to all and free to join leave with notice, कि आप के लिए इट इज़ टोटली, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप किसी भी रीज़न से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको छोड़ के जाना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, सो यू कैन विद द नोटिस। आपको नोटिस देना है, वो आपको बता देते हैं कि हम आपके पास एक मंथ है या फिर आप इतने दिन के बाद उसको छोड़ सकते हैं। लीगल स्टेटस, बिकॉज कंपल्सरी है इनका रजिस्ट्रेशन तो इनके पास लीगल स्टेटस भी है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन गिव्स इट अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑल्सो, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास एक सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी होती है एंड इनकी लीगल एंटिटी भी डिफरेंट होती है, ओनर डिफरेंट होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक ही। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि सपोज मैंने 10,000 का लोन लिया या मैंने 20,000 का सपोज मैंने लोन लिया, अब मैं अगर नहीं चुका पा रही हूँ या फिर मुझे अगर उसको रीपे करना है तो मैं 20,000 ही दूंगी, उससे ज़्यादा मेरे से कोई ले नहीं सकता। सो दिस इज़ द concept of limited liability. Now control, democratic, managed by an elected managing committee, one man one vote। तो इसमें कंट्रोल की बात करें तो टोटली डेमोक्रेटिक है, मतलब इसमें एक मैनेजिंग कमेटी को बना दिया जाता है। इट इज़ मैनेज बाय एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। यहाँ पे एक आदमी का एक ही वोट होता है। इनका सर्विस मोटिव क्या है? इनका जो प्राइमरी गोल है वो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स का वेलफेयर, उनका भला करना ही, या उनके सब उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो, या फिर उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है तो उनके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए ही इस सोसाइटी की फॉर्मेशन होती है। इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता, और जो भी उनका सरप्लस बचता है उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में से, उनके जो भी सरप्लस बचते हैं वो लोग उसको डिविडेंड की तरह डिवाइड कर लेते हैं आपस में। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहला आ जाता है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। यहाँ पे एक आदमी के पास एक वोट का प्रिंसिपल, ये वाला ये लोग फॉलो करते हैं। सो वोटिंग इज टोटली इक्वल। लिमिटेड लाइबिलिटी, आपके यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स एकदम सेफ रहते हैं बिकॉज दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। स्टेबल एग्जिस्टेंस, किसी भी मेंबर की डेथ या इंसेनिटी से इनकी एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, मतलब
यहाँ पे क्योंकि ये लोग मिडिल मैन जो होता है उसको एलिमिनेट ही कर देते हैं, ये लोग सारे ऑपरेशन सारे काम खुद करते हैं मिलजुल के, तो यहाँ पे इनके ऑपरेशंस एकदम इकोनॉमिकली हो जाते हैं, पैसे बचते हैं। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, इनको टैक्सेस भी कम होते हैं इनके ऊपर, इनको सब्सिडीज मिलती है और लोन भी इनको लो इंटरेस्ट रेट्स पर मिल जाता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। बस एक जो एडिशनल बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देयर कोऑपरेटिव सोसाइटी। 10 लोग होने चाहिए, 2 या 3 या 4 में से कुछ नहीं होगा, इनके 10 मेंबर्स होने चाहिए एंड 18 प्लस होने चाहिए, तो इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी एकदम अच्छे से फॉर्म हो जाती है। आगे बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो इनके पास रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होती हैं। कैपिटल फ्रॉम मेंबर्स विद लिमिटेड मींस मतलब इनके डिविडेंड्स भी लो रहेंगे, क्योंकि जो मेंबर्स आते हैं वो अपनी एक लिमिटेड कैपिटल लेकर आते हैं और उससे इनको अपने सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, सारे अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी काम है वो करने होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट मतलब डिफ़िकल्टी इन अट्रैक्टिंग एक्सपर्ट मैनेजर्स ड्यू टू लो सैलरीज। इनकी जो भी कैपिटल इन्होंने एम्प्लॉय करी है अपनी सोसाइटी में, तो वो उससे उन लोगों को बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं डे टू डे, और जो भी इवेंट्स होते हैं ये लोग आपस में करते हैं, तो उसकी वजह से ये लोग बहुत अच्छी सैलरी पे किसी मैनेजर को नहीं हायर कर सकते हैं, नहीं एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट में थोड़ी सी इनएफिशिएंसी हो जाती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, बिकॉज इनके बीच में ओपन डिस्कशंस होते हैं, तो इनके सीक्रेट्स ये लोग नहीं कीप कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड, सो गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी रहता है इनके ऊपर। सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनकी जो सोसाइटी की एक्टिविटीज़ होती है उनको मॉनिटर करते रहते हैं और उनको रेगुलेट भी करते रहते हैं। Now differences of opinion, because there are minimum 10 people and everybody is different, their opinions are different, so कभी कभी इनके decision making में लड़ाई झगड़े या अंदर खाने quarrels हो सकते हैं। Now there are 6 types of cooperative societies, इसको हम एकदम छोटा छोटा करके पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये किसके लिए काम करते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है, ये लोग कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर को और एलिमिनेट मिडलमैन, जैसे कि छोटे छोटे जो मार्ट्स खुले रहते हैं, अपना बाज़ार हो गया, सबका बाज़ार हो गया, ऐसे रीजनल कुछ छोटे छोटे मार्ट्स होते हैं फॉर शॉपिंग, तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर आते हैं। तो व्हाट दे डू, दे प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड एलिमिनेट मिडलमैन। सेकेंड आ जाता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर के लिए काम करती है, मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग मिलके अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं एंड दे प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स, देयर मेंबर्स, दे शुड बी मेंबर्स ऑल्सो। एंड ये क्या करते हैं, दे प्रोक्योर इनपुट सेल आउटपुट, जैसे कि हैंडलूम सोसाइटी हो गई। अब आ जाता है हमारा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जैसे हमारे शहरों में मार्केट्स होते हैं, सपोज़ कोई बुध का बाज़ार होता है या अपने यहाँ कोई भी मार्केट होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे रीजनल मार्केट्स होते हैं, तो वो क्या करता है, वो उस मार्केट में जितने लोगों की दुकानें होती है, वो लोग अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो वो किसके लिए काम करते हैं, वो भी अपने ही मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कैसे, हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स सेल प्रोडक्ट्स, उनके यहाँ जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स या छोटे छोटे सेलर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को बेचने में उनकी मदद की जाती है। एंड सिक्योर फेवरेबल मार्केट्स, और उनके जो मार्केट्स हैं उनको बचाया जाता है फ्रॉम आउटसाइडर्स। तो जैसे कि फार्मर्स प्रोड्यूस कोऑपरेशंस हो गए। नाउ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फार्मर की वेलफेयर के लिए काम करती है। इनमें भी, और इसके मेंबर सारे फार्मर्स ही होते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड इनपुट्स इनहांस प्रोडक्टिविटी, जैसे कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई। नाउ क्रेडिट, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई इंटरेस्ट लेंडर, जैसे कि अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज़ है। सो ये हो गई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़।
आगे जाते हैं हमारी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हेल्प लिमिटेड इनकम पीपल कंस्ट्रक्ट हाउसेस एट रीजनेबल कॉस्ट। और इसका एक और एग्जांपल है जो हमारी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कुछ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है। ये क्या करती है कि उस सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। दे कलेक्ट फंड्स एंड अगर उनको अपनी बिल्डिंग का रेनोवेशन कराना है या उनको अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ काम करवाना है तो वो लोग उन फंड्स को यूज़ करके काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, अमूल। अमूल तो हम सभी जानते हैं। अब इसका ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट स्टार्टेड इन 1946 बाय फार्मर्स इन आनंदखेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन टू एलिमिनेट इंटरमीडियरीज। मतलब इसको फॉर्म किया गया है 1946 में फार्मर्स के थ्रू ही। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? कलेक्ट मिल्क फ्रॉम मिलियंस ऑफ फार्मर्स। ये लोग क्या करते हैं, जितने भी फार्मर्स हैं जो ये मिल्क डेयरी का काम करते हैं उनसे ये लोग क्या करते हैं, मिल्क कलेक्ट करते हैं, उसको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि लिक्विड मिल्क, बटर, घी, आइसक्रीम। अमूल के पास तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये लोग फार्मर से दूध इकट्ठा करते हैं और उससे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको नेशन वाइड बेचते हैं। इसको काफ़ी सक्सेस मिला है। अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव वेंचर इन इंडिया। सो अमूल इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव वेंचर इन इंडिया। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ लिए हैं और अब हम पढ़ रहे हैं आखिरी फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट मतलब क्या होता है, जुड़ना, स्टॉक कंपनी। सो इसमें हम तीन चीज़ों को बहुत अगर अच्छे से समझ ले तो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। मतलब जब लोग एसोसिएट होते हैं, दे कम्स टुगेदर, किसके लिए, बिजनेस के लिए, एंड दे जॉइन अ लीगल स्टेटस, उसी को कहा गया है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कम्स टुगेदर फॉर बिजनेस एंड एंजॉयज लीगल status. Let's read it. Now we are on the last form of business which is joint stock company. इसको कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। joint stock company में क्या होता है, association of person मतलब लोग associate होते हैं for business, business करने के लिए, and they enjoy like legal entity। यानी कि एक artificial person है joint stock company। क्यों? क्योंकि it has a legal entity, it has a separate legal entity। So अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसोसिएट होते हैं बहुत सारे लोग, एंड उसको कंपनीज एक्ट 2013 जो कि अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 था, अमेंडमेंट होने के बाद बहुत सारे बिल्स आने के बाद तो वो कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, इसको गवर्न करता है। तो उससे क्या होता है कि बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी दे दी जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, और जो उसके एसोसिएशन ऑफ पीपल है दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। तो क्या है कि अब सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या फ़ायदा होता है कि अगर कंपनी को लोन लेना है, कैपिटल रेज करनी है तो वो अपने नाम पे कर सकती है। अगर उसको किसी दूसरी कंपनी को या किसी को सू करना है तो वो अपने नाम पे कर सकती है। सो लीगल एंटिटी का ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आगे बात कर लेते हैं ओनर्स की। तो इसके ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स होता क्या है, हमें तो ये पता ही नहीं। शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग जो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर्स कौन हुए, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने उसके शेयर खरीदे हैं और होल्ड करके रखे हैं। मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब मैनेजमेंट ही होता है, डायरेक्टर्स ही होता है, जिसको शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होते हैं और बहुत सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी या किसी कंपनी की कैपिटल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स, उसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है, एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सो कैपिटल में क्या पढ़ा हमने कि डिवाइडेड इनटू शेयर्स, द कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है।
यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, एवरीडे ब्रांड्स हमने यहाँ पे लिए हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स में, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनसे हम ऑलमोस्ट रेगुलरली इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हमारे, सपोज किसी के पास एप्पल का फ़ोन है, सैमसंग है, वो क्या है, एक बड़ी स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। कार मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके, या फिर आपकी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं वो, ये सभी क्या है, ये सभी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नथिंग बट अ कंपनी। तो अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि व्हाट डज इट मीन फॉर अ कंपनी टू बी एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हुई कोई कंपनी, कैसे हुई, लीगल एंटिटी, क्योंकि उसकी सेपरेट हो जाती है, सो इट इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हाउ डज दिस बेनिफिट द बिजनेस, बिजनेस से इसको क्या क्या फायदा है, ये आप लोग खुद सोचिए। व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि सेपरेशन, किसका सेपरेशन, ओनरशिप और मैनेजमेंट का सेपरेशन कैसे आपको डिफाइन करता है कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ओनरशिप कैसे हो जाती है कि ओनर्स इसके जॉइंट स्टॉक कंपनी के कौन है, शेयर होल्डर्स, और मैनेजमेंट कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन कर रहा है, शेयर होल्डर्स। तो इसी तरह ओनर्स को और ओनरशिप को और मैनेजमेंट को यहाँ पे सेपरेट कर दिया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स दिए हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला मैंने दिया है आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ and it exists independently because it has a separate legal entity. So this company is an artificial person. Now it has a separate legal entity. It is distinct from its members and separate assets and liabilities. फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन इसका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको रजिस्टर करना होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल फॉर दैट ऑल्सो, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, और इसकी लीगल प्रोसेस भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसको इनकॉर्पोरेशन करना काफ़ी कंपलसरी है। तो फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस, कंपलसरी, इनकॉर्पोरेशन। नाउ परपेचुअल सक्सेशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट regardless of members' death, insolvency, etc. तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ही क्या है कि चाहे उसके किसी मेंबर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, वो ना रहे, लेकिन कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। कंट्रोल, इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय board of directors and top management. Shareholders have indirect control. Shareholders का indirect control कैसे है, shareholders board of director को वोट करके चूज करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो कंपनी को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल कौन किसने किया, इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट, और शेयर होल्डर्स का इसमें एक इनडायरेक्ट रोल होता है। नाउ लाइबिलिटी जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब जितनी कैपिटल इसमें कंट्रीब्यूट की गई है इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए, उतनी तक ही इस कंपनी की लाइबिलिटी होती है। अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, मतलब जो कैपिटल है, सपोज मैंने अपनी 5 करोड़ लगा के एक कंपनी स्टार्ट करी है, तो मेरी लाइबिलिटीज़ 5 करोड़ तक की ही होंगी। मैं लोन अगर मुझे रीपे करना होगा तो मैं 5 करोड़ तक का ही करूँगी। सो लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है। रिस्क बियरिंग, रिस्क ऑफ लॉसेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अब क्या हुआ, शेयर्स, जो लोग शेयर हमारे खरीद के होल्ड करके रखते हैं, तो जो लॉस का रिस्क है वो उन लोगों तक भी स्प्रेड होता है, क्योंकि अगर हमारी कंपनी अच्छा फ्लॉरिश करेगी, प्रॉफिट्स अच्छे कमाएगी, तो हम डिविडेंड भी दे पाएंगे। लेकिन अगर हमारी कंपनी लॉसेस बियर करेगी, लॉस फेस करने पड़ेंगे, तो उसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स पे भी पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस दिए हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो सबसे पहले हम मेरिट्स देख लेते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी रिड्यूसेस इन्वेस्टर रिस्क, कंपनी की लाइबिलिटी काफ़ी लिमिटेड होती है और इसीलिए इन्वेस्टर के रिस्क भी उससे कम हो जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, शेयर्स कैन इजीली बी सोल्ड प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। कुछ कंपनीज में आप आसानी से अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं, इससे आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी।
परपीचुअल एग्जिस्टेंस की ये कंपनीज हमेशा स्टेबल और कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन करती रहती है, क्योंकि किसी भी एक एम्प्लॉय या फिर मेंबर की डेथ या मिसहैपनिंग से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास होती है, इनके ये शेयर्स बेच सकते हैं, ये लोन्स ले सकते हैं, इसीलिए इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो ज़्यादा होती ही है जो इनको एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट एकदम प्रोफेशनल होता है, बिकॉज दे हायर ओनली स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स, ऑल्सो दे कैन अफोर्ड। लिमिटेशंस जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स, एक क्योंकि ये बहुत लेंदी और काफ़ी पैसा लगता है इस पूरे प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, तो ये इसको फॉर्म करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपनी सारी ही इंफॉर्मेशन देनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सब उनको देनी पड़ती है, इसीलिए इनके कुछ सीक्रेट्स नहीं रहते। यहाँ पे इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट है, क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट एकदम सेपरेट सेपरेट है, तो कुछ भी पर्सनल नहीं होता है। न्यूमरस रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट में जो जो रेगुलेशन आते रहेंगे, लॉज के हिसाब से उनको काम करना होता है, उनको नए नए प्रोविजंस के हिसाब से काम करना होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशंस लगे रहते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे एक हायरार्की स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है फ्रॉम टॉप मिडिल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसीलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत डिलेड हो जाता है। मैनेजमेंट की बात कर ले तो कंट्रोल ऑफन बाय अ फ्यू डायरेक्टर्स, कुछ डायरेक्टर्स ही होते हैं जो कि साथ कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट नहीं कहेंगे, इसको ऑलिगार्किक मैनेजमेंट कहेंगे। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट कैसे है कि डाइवर्स डिमांड्स है स्टेक होल्डर्स की, एम्प्लॉयज़ हो गए, कंज्यूमर्स हो गए या फिर शेयर होल्डर्स, सभी की थॉट्स अलग है, सबकी डिमांड्स अलग है, इसीलिए इंटरेस्ट भी इनका कॉन्फ्लिक्टेड ही रहता है। दो तरह की कंपनीज हैं हमारी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हमने अधिकतर कुछ कंपनीज के नाम के आगे लिखा सुना है कि प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड उन कंपनीज के नाम के आगे लगा रहता है जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। प्राइवेट कंपनी के बारे में जान लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफ़र शेयर, यहाँ पे इन्हें अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना एकदम रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रोहिबिटेड होता है। इस प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। यहाँ पे हम जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट नहीं कर सकते, शेयर्स हमारे जनरल पब्लिक कभी भी सब्सक्राइब नहीं कर सकती। इनको हमेशा अपने नाम के आगे, अपनी कंपनी के नाम के आगे क्या यूज़ करना है, प्राइवेट लिमिटेड। इनके पास कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, जब सबसे पहले प्रिविलेज यही है कि ये सिर्फ 2 मेंबर से ही शुरू होती है, इसीलिए इसका फॉर्म करना काफ़ी इजी है, बहुत लेंदी नहीं है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने शेयर का स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही नहीं करने हैं। ये अपने जो शेयर्स हैं उनको अलॉट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे इनको अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का या मेंबर्स को इंडेक्स करना, मतलब उनको कोई रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी नहीं है। पब्लिक कंपनी की बात कर ले तो सबसे पहला तो इट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे इस कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आपको आपकी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, उसके ऊपर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता। आप अपने कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं, जनरल पब्लिक कैन बी इनवाइटेड फॉर सब्सक्रिप्शन। और पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी होगी तो उसको भी पब्लिक कंपनी ही एज्यूम किया जाता है। ताकि और अच्छे से समझ सके तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट तैयार किया है, जहाँ पे मैंने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी एक दूसरे से किन बेसिस पे अलग है और कैसे अलग है वो समझाया है। तो सबसे पहला बेसिस है मेंबर्स, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में 3 और प्राइवेट कंपनी में 2। पब्लिक कंपनी में इंडेक्स ऑफ मेंबर्स कंपलसरी होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हालांकि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफ़र करने के ऊपर। पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जबकि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन।
सो हेयर आई हैव टेकन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सारी ही लार्ज स्केल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड देख लेते हैं। इसको इंडिया में फर्स्ट रैंक पे रखा गया है, ग्लोबली 106 रैंक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो ये सभी हमारी लार्ज स्केल कंपनीज हैं। अब इसमें से आप बताइए कौन सी पब्लिक है और कौन सी प्राइवेट। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को चूज कर रहे हैं तो आप कैसे चूज करेंगे, किन फैक्टर्स पे चूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी फॉर्म बेस्ट नहीं है। ये टोटली एक इन्वेस्टर, एक प्रोप्राइटर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सा बेस्ट है। कुछ फैक्टर्स हम ध्यान में रखेंगे, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। अच्छी अवेलेबिलिटी है कैपिटल की तो कंपनी खोलिए, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ मत जाइए। फॉर्मेशन कॉस्ट पे देख लें, अगर बहुत कॉस्टली है और आप उतना नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सोल प्रोप्राइटर बन जाइए, कंपनी मत बनाइए। ईज ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना बहुत आसान होता है, कंपनी को फॉर्म करना थोड़ा लेंदी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अगर आपको ओनरशिप आगे चल के ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी ऐसा आपको लगता है तो हम पार्टनरशिप की तरफ ना जाके हम कंपनी की तरफ जाएंगे। मैनेजीरियल स्किल्स की बात कर लें, अगर मैनेजीरियल स्किल्स हैं, अच्छे हैं, तब फिर एक कंपनी खोली जानी चाहिए, ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप। रेगुलेशंस की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर थोड़े कम रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी के ऊपर बहुत होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ बिजनेस है, क्योंकि उसको एक ही बंदा चला रहा है, वही उसका CEO है और वही उसका मैनेजर भी है, जबकि कंपनी को चलाना फ्लेक्सिबल नहीं माना गया है। कंपनी एक कॉन्टिन्यूटी को ही दर्शाती है, मतलब आपकी कंपनी हमेशा रहेगी, किसी मेंबर या किसी एम्प्लॉय की डेथ से कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा है। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं और सोल प्रोप्राइटर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस। सबसे पहला की फैक्टर है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप। सोल प्रोप्राइटरशिप लीस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब उसको सेट करना इतना महंगा नहीं है, जबकि कंपनी को सेट करना बहुत लेंदी और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कर्ता इन HUF, इन लोगों के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। कॉन्टिन्यूटी तो कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमेशा स्टेबल रहती हैं। हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में किसी भी एक मेंबर की डेथ की वजह से कॉन्टिन्यूटी पे थोड़ा डाउट है, इसलिए वो अनस्टेबल है। मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रोफेशनल चाहिए हमें कंपनी में, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता में मैनेजमेंट एबिलिटी की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो बहुत लिमिटेड है। कैपिटल कंसीडरेशन, तो कंपनी में आपको लार्ज कैपिटल चाहिए, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत लिमिटेड कैपिटल से आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जबकि पार्टनरशिप या कंपनी में शेयर या इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, प्रोप्राइटरशिप में ये एक नेचर ऑफ बिजनेस है कि उनको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होंगे तो उतना ही अच्छा उनका बिजनेस चलेगा, जबकि कंपनी में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं होती। तो कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोप्राइटरशिप का पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो हमने इस पूरे चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में क्या पढ़ा, उसको हम यहाँ 3 पॉइंट्स पे मैं कंक्लूड करूँगी। सबसे पहला है कि चॉइस जो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन माना जाता है, क्योंकि वो एंटरप्राइज के बाकी सारे ही एस्पेक्ट्स पे असर डालता है। तो जितना अच्छे से आप चॉइस कर लेंगे टाइम के साथ या मैनेजरियल स्किल्स के हिसाब से, उतना ज़्यादा अच्छा आपको आउटकम मिलेगा। Second is careful consideration of factors like capital liability control and nature of business is essential। कि कुछ जो फैक्टर्स माने गए हैं कैपिटल, लाइबिलिटी या कंट्रोल, इन सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली अगर देखा जाए, समझा जाए, तो वो बिजनेस के लिए काफ़ी असेंशियल है। ईच फॉर्म ऑफर्स यूनिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसा कि हमने पढ़ा, हमारे जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस थे उसमें कुछ मेरिट्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे। तो मेकिंग द बेस्ट चॉइस हाईली डिपेंड होता है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड गोल्स ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस के गोल्स क्या हैं, आपका क्या एम है या आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो मेकिंग द बेस्ट चॉइस वो
किस पे डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस के गोल्स कैसे हैं। और यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं आपकी। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है सो प्लीज़ राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपके हर क्वेश्चन का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ भी इसको शेयर करें और मिलके पढ़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।